नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम मध्यकालीन भारत में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत के बाद अब पढ़ रहे हैं हम मुगल काल, और मुगल काल में हम बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले लेक्चर में हमने देखा कि बाबर का व्यक्तिगत जीवन था और क्या था, और बाबर किस तरह से भारत आता है और किस राजा से उसका युद्ध होता है और किसको पराजित करता है। तो हमने देखा कि बाबर आता है तो पानीपत का युद्ध होता है, और पानीपत में इब्राहिम लोदी को सॉरी दोस्तों, इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। उसके बाद फिर इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर आगरा और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो जाता है, जो कि आगरा और दिल्ली दोनों अफगानों की राजधानी थी। तो इस तरह से हमने देखा कि बाबर यहाँ पे युद्ध जीता, और अब शुरुआत होती है उसके राज्य स्थापना की। तो आइए अब आगे देखते हैं कि जब इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है। होता क्या है दोस्तों कि जब उसकी इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है युद्ध में पानीपत के, तो फिर बाबर जो रहता है, वो जो उसका बेटा रहता है हुमायूं, उसको एक सेना की टुकड़ी के साथ भेजता है आगरा। कहता है कि ठीक है, तुम जाओ और आगरा का जो खजाना है तुम उसकी सुरक्षा करो, क्योंकि आगरा राजधानी रहती है इब्राहिम लोदी की, और वहां पे वो अच्छा खासा खजाना रखा रहता है। और दूसरी चीज होती है, मेहदी इसका एक सैनिक सेनापति रहता है, उसकी नेतृत्व में एक टुकड़ी सेना की ये भेजता है दिल्ली। उसको कहता है तुम जाके दिल्ली का देखो कि वहां पे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर ये दिल्ली के पास एक जगह होती है, वहां पे अपना शिविर बनाता है। उसके बाद फिर वहां से ये पहले आगरा जाता है, उसके बाद फिर दिल्ली जाता है। नहीं सॉरी, पहले दिल्ली जाता है। तो दिल्ली जाता है तो दिल्ली में एक कोई सूबेदार रहता है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसको वहां पे सूबेदार नियुक्त करता है। और उसके बाद वो फिर आगरा की तरफ जाता है। जब आगरा जाता है तो वहां पे जो उसका बेटा हुमायूं रहता है, वो उसका आगरा में स्वागत करता है और उसको भेंट स्वरूप कोहिनूर हीरा देता है। तो इस तरह से हुमायूं की जो वीर कौशल योग्यता देखता है बाबर, तो उससे बड़ा वो खुश होता है, और वो कहता है कि ठीक है, हीरा तुम ही रख लो। और उसके साथ 70 लाख की कीमत के साथ कोई और उसको उपहार देता है, 70 लाख की कीमत का, और साथ में हीरा देता है। कहता है कि ठीक है, हीरा तुम रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि बाबर का दिल्ली और आगरा दोनों राजधानियों पे अधिकार हो जाता है। तो होता क्या है कि बाबर जब वहां पहुंचता है आगरा में, तो उसके बाद वो जो उसके सैनिक रहते हैं, जो भी और अमीर रहते हैं, उन लोगों को मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में धन देता है, उनको खुश करता है। तो इस तरह से जब वो हस्त मुक्त मतलब कि खुले हाथ से धन बांटता है, तो वो लोग बहुत प्रसन्न होते हैं और इसको कलंदर की उपाधि देते हैं। कहते हैं कि ये कलंदर मतलब कि बहुत ज्यादा दान करने वाला। तो इस तरह से देखा जाता है कि ये जब वहां पहुंचता है तो अमीरों को और सैनिकों के खुश कर देता है, वो इसके मतलब समर्थन में आ जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि और उसी क्रम में हम देखते हैं कि जो अफगान रहते हैं, तो अफगान के जो रिश्तेदार रहते हैं और जो उनके परिवार के रहते हैं, उन लोगों को ये संरक्षण देता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, उन लोगों को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से उसी क्रम में जो इब्राहिम लोदी की माँ रहती है, कुछ दिन बाद रसोइये से और नौकरानियों से मिलकर खाने में जहर मिला देती हैं, और फिर बाबर को वो खाना खिला देती हैं। भाग्यवश बाबर के भाग्य अच्छा रहता है, वो बच जाता है। तो इस तरह से जब उसे पता चलता है कि ये लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो फिर वो जो जो षड्यंत्र में शामिल होते हैं उनको मतलब कि मौत की सजा देता है। बाकी जो इब्राहिम लोदी की माता रहती है, उनको कारागार में डाल देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बाबर का यहाँ तक का जो इतिहास रहा। उसके बाद फिर होता क्या है कि अभी तक वहां पे दिल्ली में अफगानों का शासन था, तो
अचानक अगर कोई मुगल आके वहां राज करता है तो वहां की जो जनता थी इतनी जल्दी उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। तो इस तरह से देखा जाता है कि हालांकि सैनिक जो थे और जो अमीर थे इसके पक्ष में हो गए थे, लेकिन जो वहां की जनता थी वो इतनी आसानी से इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। तो इस तरह से देखा जाए तो जो गवर्नर रहते हैं, जो सूबेदार रहते हैं, वो जगह जगह वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और हर जगह विद्रोह शुरू हो जाता है। तो इसके सामने दो तीन चुनौतियां होती है। पहली क्या होती है कि जो अफगान होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके विद्रोह कर देते हैं, क्योंकि वो अभी अपने आप को कमजोर मानने को तैयार नहीं थे। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो मेवाड़ के शासक रहते हैं, राणा सांगा और मेदिनी राय, ये मतलब राजपूत रहते हैं। ये भी पहले तो क्या होता है कि पहले बाबर को यही लोग बुलाते हैं कि आओ और इसको इब्राहिम लोदी को तुम पराजित करो, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि बाबर जैसे मध्य एशिया के लुटेरे आते थे, आक्रमण करते थे और राजधानी को कमजोर करते थे और लूटपाट करके चले जाते थे। तो इन लोगों को ऐसे ही लगता था कि बाबर भी ऐसा ही होगा और लूट कर चला जाएगा, उसके बाद फिर राज्य तो हम ही लोगों को मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि बाबर जब यहाँ आता है तो देखता है यहाँ का परिवेश तो वो यही रुकने का मन बना लेता है। तो जब ये बात राणा सांगा को पता चलती है तो राणा सांगा फिर उसके विरुद्ध में आ जाते हैं, कहते हैं कि ये तो सही नहीं है। और दूसरी बात, दूसरा रीजन क्या होता है कि जब पानीपत के युद्ध में बाबर जब अफगानों को कुचलने की पूरी तैयारी कर चुका था तो कुछ अफगान जो होते हैं वो भागकर राणा सांगा के महल में आते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं। तो दूसरी बात ये होती है कि जो राजपूत उसके खिलाफ होते हैं और उसके विरुद्ध हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसके सामने दो तीन चुनौतियां थी। पहली थी अफगानों की और दूसरी थी राजपूतों की। तो इस तरह से बाबर इन चुनौतियों से निपटने के लिए फिर बाबर का पहला जो युद्ध होता है, जो खानवा का युद्ध होता है। खानवा का जो युद्ध होता है तो यही जो राजपूत रहते हैं और बाबर, इनके मध्य होता है। लेकिन कहा जाता है कि पानीपत का युद्ध इसे यहाँ जीत दिलाता है, लेकिन जो खानवा का युद्ध होता है ये इसको यहाँ अस्थायित्व दिला देता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि खानवा का युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ। खानवा का युद्ध, ये दोस्तों होता है 16 मार्च 1527 को। तो इस युद्ध में होता क्या है कि ये युद्ध बाबर तथा राणा सांगा के मध्य होता है। युद्ध, पहला पॉइंट इसमें है कि बाबर तथा राणा सांगा के मध्य होता है। राणा सांगा जो कि मेवाड़ का शासक रहता है। और इसमें जो बाबर होता है, बाबर की जीत होती है। एक सेकंड दोस्तों, सॉरी। तो दोस्तों इस युद्ध में देखा जाए तो बाबर की जीत होती है। और इसमें यह कहा जाता है कि जो पानीपत का युद्ध रहता है, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध बाबर को बादशाह बनाता है। बाबर को बादशाह बनाता है। परंतु जो
दूसरा पॉइंट इसमें दोस्तों है कि कभी कभी कथन निष्कर्ष में पूछ लिया जाता है, तो पानीपत का युद्ध तो इसको बाबर को यहाँ पे बादशाह बना देता है, लेकिन जो खानवा का युद्ध होता है वो उसको यहाँ पे अस्थायित्व प्रदान कर देता है। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध बाबर को अस्थायित्व प्रदान करता है, अस्थायित्व करता है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि खानवा के युद्ध किसके किसके बीच होता है, बाबर और राणा सांगा के बीच होता है, और इसमें बाबर की जीत होती है। और इस खानवा के युद्ध से ये निश्चित हो रहा है, क्योंकि पानीपत की युद्ध जब ये जीतता है तो इसे आगरा और दिल्ली दोनों इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं, तो इस तरह से बादशाह बन जाता है। लेकिन जब खानवा का युद्ध होता है तो ये युद्ध जब ये जीतता है तो ये युद्ध इसको भारत में अस्थायित्व प्रदान कर देता है, कि मतलब अब इसको हटाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से खानवा के युद्ध इसके लिए बहुत निर्णायक रहता है। तथा इसी खानवा के युद्ध में जब ये खानवा का युद्ध चलता रहता है तो उसी समय एक मतलब कि संत रहते हैं, या फिर उनको मौलाना जो भी आप कह लीजिए, तो वो कहते हैं कि खानवा का जो युद्ध होगा वो बाबर हारेगा, वो नहीं जीत पाएगा। तो जो बाबर की सेना रहती है वो हतोत्साहित हो जाती है, सोचती है कि अब इन्होंने भविष्यवाणी कर दिया है तो हम लोग युद्ध नहीं जीत पाएंगे। लेकिन उसी समय बाबर जो रहता है वो अपना धैर्य खोने नहीं देता है। फिर वो धैर्य और विश्वास के साथ वो सेना के सामने आता है और जिहाद की घोषणा करता है। जिहाद मतलब कि धर्म युद्ध, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो पूछा जाता है कि बाबर ने जिहाद की घोषणा किस युद्ध में की थी, तो वो खानवा के युद्ध में की थी। तो इस तरह से वो जिहाद की घोषणा करता है और सबके सामने शराब न पीने की वो प्रण लेता है। कहता है कि आज के बाद मैं शराब को नहीं छूऊंगा, और जितनी भी शराब की बोतलें रहती हैं सब तोड़वा देता है, और जो भी अफगानिस्तान से शराब वो लाया रहता है उसमें सब पानी मिलवा देता है। तो इस तरह से वो खानवा के युद्ध में जो इम्पोर्टेंट चीज है कि जिहाद की घोषणा करता है, जिसको कि धर्म युद्ध कहते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है, वो शराब न पीने की कसम खाता है। तो इस तरह से जब वो खानवा का युद्ध जीतता है तो उस युद्ध में राणा सांगा जो है कि पराजित होते हैं, और युद्ध में राणा सांगा बेहोशी की हालत में होते हैं। फिर उनके सैनिकों द्वारा उनको शिविर में पहुंचा दिया जाता है। और जब ये खानवा का युद्ध जीत जाता है तो जितने भी राजपूत रहते हैं उनके नरमुंडों को इकट्ठा करता है, एक जगह इकट्ठा करवाता है। उसके बाद फिर उन नरमुंडों के सामने ये गांजे की उपाधि धारण करता है। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बाबर ने किस युद्ध के दौरान, किस युद्ध के बाद गांजी की उपाधि धारण की थी, तो ये खानवा का युद्ध है। तो इसमें दो मतलब दो तीन चीज हम नोट करते हैं। दूसरी चीज क्या थी दोस्तों कि खानवा के युद्ध के समय, खानवा के युद्ध के समय बाबर जिहाद का नारा देता है, जिहाद। इसे हम आप धर्म युद्ध कह सकते हैं, धर्म युद्ध, जिहाद का नारा देता है। तथा इसी समय ये तमगा कर एक होता है, जिहाद का नारा देता है, जिहाद का नारा देता है। और इसी समय सैनिकों के ऊपर और मुस्लिमों के ऊपर ये तमगा कर को माफ कर देता है। तमगा कर एक होता है, तमगा व व्यापारिक कर, व्यापारिक कर को
माफ कर देता है, माफ कर देता है। अगली चीज जो इम्पोर्टेंट इसमें दोस्तों है वो है इसी युद्ध के दौरान गांधी की उपाधि धारण करता है, गांधी की उपाधि। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, गांधी की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि खानवा को जो युद्ध था 16 मार्च 1583 ईस्वी को शुरू होता है और एक तरफ राजपूत सेना रहती है जिसमें कि राणा सांगा रहते हैं और मेदिनी राय संयुक्त रूप से रहते हैं, दोनों रहते हैं, और दूसरी तरफ बाबर रहता है। तो ये होता है, लेकिन हाँ इसमें राजपूतों की हार होती है, बाबर की जीत होती है। और इसी युद्ध के समय बाबर का ये निश्चित हो जाता है कि बाबर को मतलब बाबर अस्थायी रूप से अब अपना राज्य यहाँ स्थापित कर सकता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, इसी युद्ध के समय बाबर क्या कहते हैं कि वो जिहाद का नारा देता है। जिहाद मतलब धर्म युद्ध होता है। तो इसी युद्ध के समय बाबर जिहाद का नारा देता है तथा इसी युद्ध के बाद बाबर गाजी की पदवी धारण करता है। वो भी राजपूतों को मतलब जो नरमुंड होते हैं उनके खोपरे को इकट्ठा करवाता, फिर उसके सामने बैठ के वो गांजी की पदवी धारण करता। और दूसरी चीज कभी कभी पूछता है कि बाबर किस युद्ध के दौरान शराब न पीने की कसम खाई थी, तो वो था खानवा का युद्ध। तो इस तरह से जो खानवा का युद्ध होता है वो बाबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए अब देखते हैं कि अगला युद्ध कौन सा है और उसमें किसकी किसके बीच होता है और किसकी हार होती है किसकी जीत। तो अगला युद्ध जो दोस्तों है वो है चंदेरी का युद्ध, जो कि मेदिनी राय और बाबर के बीच होता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस बाबर उसको चंदेरी को जीतता है और अपने राज्य में मिला लेता है। लेकिन हाँ इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होता है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये सारे युद्ध दे देता है, उसके बाद कहता है कि इनका आप क्रम लगाइए। तो अगला जो युद्ध है दोस्तों वो होता है कि चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ये होता है 29 जनवरी 1528 को, 1528। तो इसमें दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, बस एक दो पॉइंट है इसमें। बाबर और मेदिनी राय के मध्य होता है, बाबर और मेदिनी राय के मध्य, मेदिनी राय के मध्य होता है। और इसमें बाबर की जीत होती है, बाबर की जीत होती है। इन सारे युद्धों का जो कालक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको आपको याद रखना होगा। अगला जो युद्ध होता है वो सॉरी दोस्तों, घाघरा का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये कब होता है? ये होता है 5 मई 1529 को। ये युद्ध बाबर तथा अफगानों के मध्य होता है।
बाबर। एक सेकंड दोस्तों, इसको मिटा के अगला जो युद्ध है दोस्तों घाघरा का है। घाघरा का युद्ध ये होता है 5 मई, 5 मई और 1529 को। तो इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें नोट करने लायक हैं। तो इसमें पहली चीज जो होती है, ये कभी कभी पूछता है, ये बाबर तथा अफगानों के मध्य होता है। बाबर तथा अफगानों के मध्य होता है। अफगान। दूसरी चीज इसमें क्या चीज है कि यह पहला युद्ध था। यह पहला ऐसा युद्ध होता है जल तथा थल दोनों पे लड़ा जाता है। यह ऐसा पहला युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है होता है जो कि जल तथा थल स्थल दोनों पे लड़ा जाता है। जो कि जल तथा स्थल, यानी पानी में भी लड़ा गया है और जमीन पर भी, जल तथा स्थल दोनों पर लड़ा गया। एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा ऐसा युद्ध है जो कि जल और स्थल दोनों पर लड़ा गया बाबर के समय। तो यही है घाघरा का युद्ध। और इसी क्रम में दोस्तों देखा जाए तो ये घाघरा के युद्ध 5 मई 1529 को समाप्त हो जाता है। और आगे जब आते हैं तो उसके कुछ दिन बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर इसका बेटा हुमायूं शासक बनता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि बाबर का आक्रमण कैसा रहा, किस तरह से वो भारत में आके अपना साम्राज्य स्थापित करता है, और कौन कौन सा युद्ध होता है और किनके किनके बीच हुआ, किसकी हार हुई किसकी जीत हुई, और क्या क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। वो चीजें हम लोगों ने देखा। खानवा का युद्ध देखा, चंदेरी का देखा, घाघरा का देखा, पानीपत का देखा। तो बाबर से इतनी जो चीजें हैं, अगर आपकी तैयार है तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, आइए अब थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर अगर बाबर के बारे में देखा जाए तो बाबर के बारे में हम कह सकते हैं कि जो बाबर था इसके बारे में कह सकते, ये एक अच्छा पिता था। इसको आप एक अच्छा पिता कह सकते हैं, अच्छा पिता कह सकते हैं, अच्छा पिता था। अच्छा सेनापति भी था। अच्छा सेनापति था। अगली चीज क्या थी कि ये अच्छा योद्धा भी था, योद्धा भी था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये साम्राज्य निर्माता नहीं था। साम्राज्य
निर्माता नहीं था। तो ये चीज आप बाबर के बारे में कह सकते हैं कि बाबर एक अच्छा पिता था, एक अच्छा सेनापति था, एक अच्छा योद्धा भी था, लेकिन वो एक अच्छा साम्राज्य का संस्थाप निर्माता नहीं था, क्योंकि जिस समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो साम्राज्य उस तरह से स्थापित नहीं था। वो चाहे अफगानिस्तान में हो, वहां से जब आया छोड़ छाड़ के चला आया और फिर यहाँ पे रहा, तब भी अस्त व्यस्त था, तभी वो छोड़ के निकल जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से अगर अच्छा पिता का आपको एग्जाम्पल देना है तो इतिहास में लिखा गया है कि एक बार हुमायूं की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, उसके बचने की हालत नहीं रहती है। तो बाबर फिर खुदा से, मतलब मुसलमान रहता है, तो जिससे भी ऊपर वाले से गुहार लगाता है कि आप मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे पुत्र की जान बख्श दीजिए। तो होता है कुछ दिन बाद उसकी हुमायूं की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है और बाबर की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है। इस तरह से बाबर की मृत्यु हो जाती है और उसी मृत्यु के पहले ही वो अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को नियुक्त कर देता है। तो इस तरह से हमने देखा बाबर के व्यक्तिगत जीवन के बारे में और उसकी युद्धों के बारे में। तो आइए अब थोड़ा सा आइए दोस्तों देखते हैं कि इसकी जो एक रचना थी बाबरनामा, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम उसको देखते हैं कि आखिर बाबरनामा में क्या क्या चीजें थोड़ी सी महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी कहा जाता था और इसमें बाबर ने अपने जीवन के बारे में सारी घटनाएं लिखी थी, अपने पिता के मृत्यु से लेके और राज्य की स्थापना तक, पूरी जितने भी युद्ध हुए थे। तो आइए देखते हैं कि बाबरनामा के बारे में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है। बाबरनामा, अगर इसके बारे में हम देखें तो ये लिखी गई थी चगताई तुर्क में, चगताई तुर्क में। और दूसरी इसकी क्या विशेषता थी कि ये पद्य भी थी, साहित्य और इतिहास में पद्य भी था, ये साहित्य भी था और एक इतिहास भी था ये। और देखा जाए कि कभी कभी पूछता कि ये कितने चरणों में लिखी गई, तो यह 3 चरणों में लिखी गई थी, 3 चरणों में। वो कब कब लिखी गई? 1508 से 19, 1508 से 19। उसके बाद दूसरा चरण क्या था इसका? 1520 से 25, 1520 से 25। और अगला जो था 1529 से 30, 1529 से 30। इस तरह अगर पूछा जाए कि बाबरनामा कितने चरण में लिखी गई थी, तो ये 3 चरण थे, 1508 से 19, उसके बाद 1520 से 25 और 1529 से 30। और देखा जाए तो इसका जो फारसी में अनुवाद हुआ था, फारसी में अनुवाद कौन किया था, किसके शासनकाल में किया था फारसी में अनुवाद बाबरनामा का? तो इसका पहला जो अनुवाद किया था फारसी में, वो था जैना का, जैना का, जो कि ये
बाबर के ही शासनकाल में था, तभी इसका फारसी में अनुवाद किया। और दूसरा जो इसका फारसी में अनुवाद करता वो था पायदा खां। पायदा खां वो हुमायूं के शासनकाल में था, हुमायूं के। और अगला जो करता है दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, ये जो करता है ये अकबर के शासनकाल में करता है, अकबर के शासनकाल में। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जो बाबरनामा था उसका अनुवाद फारसी में किसके शासनकाल में हुआ था। और एक तुर्बती रहते हैं, तुर्बती, उन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया था तो शाहजहां के काल में, शाहजहां। तो इस तरह से हमने देखा कि अकबरनामा का कितने चरणों में लिखे गए थे, एक किस तरह का साहित्य था, ये पद्य भी था, साहित्य भी था, इतिहास भी था। इसका 3 चरणों में अनुवाद हुआ था, लिखी गई थी 1509 से 1508 से 19 और 1520 से 25, उसके बाद 1529 से 30। और इसका फारसी में अनुवाद किसके किसके शासनकाल में हुआ और कौन कौन किया था। तो जो पहला जो था, जो जैना खां था, वो बाबर के ही शासनकाल में इसका फारसी में अनुवाद किया था। और दूसरा जो होता है वो पायदा खां होता है, और वो जहां हुमायूं के शासनकाल में इसका अनुवाद किया था। और तीसरा जो होता है अब्दुल रहीम खान खाना, वो अकबर के शासनकाल में होता। और चौथा जो है वो तुर्बती है, जो कि शाहजहां के शासनकाल में इसका फारसी में अनुवाद करता है। और एक चीज और इसमें आप नोट कर सकते हो कि इसने अपने बाबरनामा में 2 राज्यों का उल्लेख किया था। बाबरनामा में 2 राज्यों का उल्लेख किया था। वो राज्य कौन थे दोस्तों, पूछता है एग्जाम में। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आया कि बाबर अपने बाबरनामा में किन 2 महत्वपूर्ण राज्यों का उल्लेख करता है। तो वो रहते हैं, पहला मेवाड़ जहां का शासक राणा सांगा रहता है, और दूसरा विजयनगर जहां का शासक कृष्णदेव राय रहता है। तो पहला जो आपका है वो मेवाड़ है, मेवाड़। और दूसरा विजयनगर। मेवाड़ का शासक रहता है राणा सांगा, तथा विजयनगर का जो शासक रहता है वो कृष्णदेव राय रहता है, कृष्णदेव राय। तो दोस्तों इस तरह से हमने बाबर के बारे में जाना सॉरी, बाबर के बारे में जाना, और उसका जो उसने जो ग्रंथ लिखा था बाबरनामा, उसके बारे में भी हमने जाना कि ये किस तरह का ग्रंथ था और कितने चरणों में ये लिखा गया है, और इसका जो अनुवाद था फारसी में कब कब किसने और किसके शासन काल में किया है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों बाबर का शासनकाल यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद आता है हुमायूं। तो हुमायूं को पढ़ने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगला लेक्चर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।